अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका संबंध भाषा और संप्रेषण से भी जुड़ता है, लेकिन इसके अन्य कई संदर्भ भी हैं। इसीलिए इस चर्चा का शीर्षक है भाषा का सामाजिक संदर्भ, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम सबसे पहले भाषा और समाज के विषय में विचार करेंगे। ये माना गया है कि भाषा और समाज का अंतः संबंध गहरा है, दोनों परस्पर परिपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। भाषा है तो समाज है और समाज है तो भाषा है। जबकि व्याकरण की पुस्तकें इन दोनों के संबंध को अपने भाषिक विश्लेषण या विवरण में स्थान नहीं देती। समाज और भाषा का अंतः संबंध भाषा प्रयोग की परिस्थितियों, सिचुएशंस, और प्रयोग के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट से सीधे जुड़ा हुआ है। इस पर अभी हमने कुछ बात भी की। ये वाक्य देखें, यहाँ से निकल जा, तुम्हें बताना पड़ेगा, यह काम कर लो तो जानूं, आप दवा ले लीजिए, धीरे बोलो आदि। व्याकरण की कोई भी पुस्तक इस बात की कोई जानकारी नहीं देती कि इन वाक्यों का प्रयोग किन संदर्भों में, कब और किसके साथ उपयुक्त होगा और किन संदर्भों में किसके साथ नहीं होगा। अर्थात हम कब और किससे ये कह सकते हैं कि तुम्हें बताना पड़ेगा, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ यह काम कर लो, आप दवा ले लीजिए, धीरे बोलो आदि। ऐसे अनेक वाक्य और अभिव्यक्तियां हैं जिनमें इस बात का हमें ध्यान देना पड़ता है कि वास्तव में भाषा का सामाजिक संदर्भ क्या है। समाज निरपेक्ष भाषा विज्ञान की यही सीमा है। इसी सीमा पर, जैसा हमने देखा, सस्यूर जैसे विद्वानों ने विचार किया और इस सीमा की ओर हमारी दृष्टि खींची। वो भाषा जो समाज से कटी होती है वह हमेशा एक सीमा में ही रह जाती है और उसका एक अनिवार्य पक्ष अछूता रह जाता है। इस अनिवार्य पक्ष पर हम समाज भाषा विज्ञान वाले व्याख्यान में कुछ चर्चा कर भी चुके हैं। इस समय हम भाषा और समाज के अंतः संबंधों के अध्ययन की बात करने जा रहे हैं कि आज आधुनिक भाषा विज्ञान में जो दृष्टियां उपलब्ध हैं उनमें भाषा के सामाजिक संदर्भ पर क्या विचार हैं। एक विचार तो यह है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। दूसरा विचार यह है कि भाषा एक सामाजिक प्रतीक है। तीसरा विचार यह है कि भाषा मनुष्य के समाजीकरण का सर्वाधिक उपादेय साधन है। समाज और भाषा के अटूट संबंध पर विचार करते हुए यह तथ्य भी विवेचना का विषय बना कि सामाजिक संघटना ही भाषा संरचना और भाषा व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करती है। यानी आपने देखा कि हम ये भी जान लेते हैं कि भाषा मनुष्य के समाजीकरण का साधन है, वो सामाजिक प्रतीक है, वो सामाजिक वस्तु है। लेकिन हमारे लिए ये देखना भी बहुत आवश्यक है कि सामाजिक संगठना यानी समाज की संरचना, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी भाषा समाज का, वही भाषा संरचना और भाषा व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं
तभी वर्ग भेद हमारे सामने आता है, तभी शिक्षा का भेद हमारे सामने आता है, तभी आयु का भेद हमारे सामने आता है। और ये सब मिलकर हमारे भाषा व्यवहार को, भाषा प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार भाषा व्यवहार को देखने समझने की दिशा प्रशस्त हुई, जिसके तहत भाषा व्यवहार को लिंग, आयु, शिक्षा, वर्ग और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में देखा गया। वास्तव में ये ही संदर्भ भाषा के सामाजिक संदर्भ हैं। इन्हें संपूर्ण रूप में सामाजिक स्तर भेद, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा गया। भाषा और समाज से संबद्ध भाषा अध्ययन ने यह भी दर्शाया कि भाषा और समाज परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल समाज भाषा को प्रभावित करे या भाषा ही समाज को प्रभावित करे, बल्कि ये एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते चलते हैं। इस व्यावहारिक भाषा अध्ययन ने दो क्षेत्रों का विकास किया। एक को हम समाज भाषा विज्ञान, सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, जिस पर अभी हमने काफ़ी बात की, और दूसरे को भाषा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज कहा गया है। इन दोनों के भेद और इनकी समानता को थोड़ा बहुत हमें समझ लेना चाहिए। समाज भाषा विज्ञान का कार्य है समाज और भाषा के अंतः संबंधों की खोज, और इसका लक्ष्य है भाषा संरचना के प्रति एक अधिक महत्वपूर्ण और संपूर्ण समझ पैदा करते हुए ये विवेचित करना कि भाषा संप्रेषण क्रिया में कैसे व्यवहार करती है और तदनुरूप विविध आकार ग्रहण करती है। अर्थात समाज भाषा विज्ञान का जो कार्य है वो है समाज और भाषा के संबंधों को देखा जाए और फिर ये भी देखा जाए कि संप्रेषण क्रिया में वो भाषा के प्रति संपूर्ण अवधारणा निर्मित करने में किस तरह सहायक होती है, जिसे हमने बहुभाषिकता, पिजिन, क्रियोल आदि के संदर्भ में भी देखा। भाषा का समाजशास्त्र का लक्ष्य एक ही है, जो समाज भाषा विज्ञान का है, कि भाषा अध्ययन के माध्यम से सामाजिक संरचना को अधिक अच्छी तरह समझना। इस प्रकार समाज भाषा विज्ञान भाषा का समाज के संदर्भ में या समाज से जोड़कर अध्ययन है, और भाषा का समाजशास्त्र समाज को भाषा के संदर्भ में भाषा से जोड़कर अध्ययन है। भाषा और समाज के इन दोनों अंतः संबंधों की परख करने वाली इन दृष्टियों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाषा केवल व्याकरणिक संरचना में बंधी नहीं होती। जब समाज में भाषा का व्यवहार होता है तो भाषा पूरी तरह व्याकरणिक बंधनों को तोड़ देती है। इस धरातल पर दो स्तर महत्वपूर्ण माने गए हैं भाषा के सामाजिक संदर्भ के धरातल पर, भाषा और वाक, लांग और पैरोल। इनकी जो व्यापक चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन दूसरा एक और महत्वपूर्ण इसका स्तर है एक कालिक और कालक्रमिक, सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक भाषा अध्ययन। इन दोनों के संदर्भ में ही भाषा का सामाजिक संदर्भ विश्लेषित होता है। जैसा कि हमने देखा, लौंग को रूप कहा गया, लेकिन इसका सामाजिक पक्ष भी उपेक्षित नहीं है। लौंग एक सामाजिक वस्तु है जिसकी प्रकृति समरूपी, होमोजेनस होती है, लेकिन वह समूहगत सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बंधी होती है। इसलिए हम सामान्य भाषा का प्रयोग भी सामाजिक संदर्भ में ही कर पाते हैं। सामान्य भाषा भी पूरी तरह समाज निरपेक्ष नहीं होती, जैसा कि चॉम्स्की का मानना था। पैरोल का संबंध भाषा व्यवहार से है, अर्थात समाज और व्यक्ति के संबंधों के अनुसार भाषा का यह संदर्भ जन्म लेता है। कई विद्वानों ने इसे व्यक्ति बोली भी कहा है, इडियोलेक्ट।
जिससे यह भी सिद्ध होता है कि भाषा वैविध्य परोल का प्रमुख लक्षण है। इसीलिए प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड ने यह कहा था कि इस परिभाषा को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इफ़ वी ऑब्जर्व्ड क्लोजली एनफ we should find that no two persons at different times spoke exactly alike. We should not ignore them. ब्लूमफील्ड ये कह रहे हैं कि यदि हम ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं बोलता। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा का वैविध्य व्यक्ति के स्तर पर ही प्रारंभ हो जाता है। हर व्यक्ति का उच्चारण भिन्न होता है, उसका शब्द चयन भिन्न होता है, उसका बोलने का ढंग भिन्न होता है, उसके बोलने के अनुतान और बलाघात भिन्न होते हैं। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि हम उस व्यक्ति को उसके बोलने से पहचान सकते हैं। हम किसी बंद कमरे में बोल रहे हों तो कोई बाहर से सुनकर ये कह सकता है कि कौन बोल रहा है। ये जो विविधता है, इसे ही ब्लूमफील्ड ने भाषा विकास के लिए अनिवार्य माना। उनके अनुसार भाषा के सामाजिक संदर्भ का यही मूल आशय है कि व्यक्ति से लेकर परिवेश और समाज तक भाषा का सामाजिक संदर्भ व्याप्त है। चॉम्स्की ने भाषा भेद को भाषा विकार के रूप में देखा। इसका विरोध भी हुआ। भाषा का सामाजिक संदर्भ के पक्षधर भाषाविदों ने भाषा व्यवहार के माध्यम से भाषा व्यवस्था को समझना चाहा और इसके लिए भाषेतर और सामाजिक अर्थ को अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। भाषा का सामाजिक संदर्भ इसीलिए भाषा विज्ञान की व्यावहारिक दृष्टि का प्रारूप कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है। एक भाषा प्रयोक्ता के रूप में हम भाषा का विकल्पवत प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए किसी से खिड़की खोलने के लिए अनुरोध करते समय या स्वयं खिड़की खोलने की अनुमति मांगने के लिए हम अनेक वाक्य रचनाओं का प्रयोग श्रोता या संदर्भ को ध्यान में रखकर करते हैं। ऐसे कुछ वाक्य देखिए। आज बहुत गर्मी है, यह खिड़की बंद क्यों है? ताज़ा हवा आने दो, खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए। क्या मैं खिड़की खोल दूं? आप हमेशा खिड़की बंद क्यों रखते हैं? खिड़की खोल दो। आप देख रहे हैं कि इन सभी वाक्यों का संदर्भार्थ एक है कि खिड़की खोल देनी चाहिए, लेकिन इन्हें जिन भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में व्यक्त किया गया है वे भाषा की संदर्भगत विविध रूपता को व्यक्त करती हैं कि किससे हम ये कहेंगे कि ताज़ा हवा आने दो, किससे ये कहेंगे कि क्या मैं खिड़की खोल दूं, किससे ये कहेंगे कि आप हमेशा खिड़की बंद क्यों रखते हैं, या कहेंगे कि खिड़की खोल दो। ये जो व्यापकता है किसी प्रयोग की, ये भाषा को सामाजिक संदर्भ देती है। इसे हम विशेष प्रकार का सामाजिक संदर्भ कहते हैं। इसी प्रकार हम कभी भी अपने समवयस्क भाई बहनों, पिता माता से एक ही प्रकार से नहीं बोलते। किसी मेहमान के आ जाने पर हमारा भाषा व्यवहार बदल जाता है। भाषा का सामाजिक संदर्भ इसीलिए वाक क्रिया के ऐसे ही प्रसंगों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है। सामाजिक संदर्भों से बंधे हुए इस भाषा वैविध्य को कई विद्वानों ने लैंग्वेज फंक्शन भी कहा है, भाषा प्रकार्य, अर्थात समाज में भाषा का प्रकार्य। आगे चलकर डेल हाइम्स ने इसे संप्रेषण परक क्षमता से जोड़ा। हैलिडे ने समाज संदर्भित भाषा के निम्नलिखित व्यवहार निश्चित किए हैं। आज आधुनिक भाषा विज्ञान में हैलिडे के इन्हीं व्यवहारों को
सर्व स्वीकृति मिली हुई है, इसलिए हमें भी इन पर विचार कर लेना चाहिए। नंबर 1, निर्देशात्मक व्यवहार, इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, जिसके अंतर्गत भाषा का प्रयोग किसी चीज़ या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ये कहना कि मुझे चाय नहीं कॉफ़ी चाहिए। दूसरा, नियामक व्यवहार, रेगुलेटरी फंक्शन, जिसमें भाषा का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को, ध्यान दीजिए, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे ये कहना कि शोर मत करो या धीरे चलो या भागो मत। तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहार, इंटरैक्शनल फंक्शन, जिसमें भाषा का प्रयोग दूसरों से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। जैसे ये वाक्य हैं, आज बहुत ठंड है, आप स्वेटर पहन लीजिए, ठंड में गर्म चाय पीनी चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, अब मैं ऐसा ही करूँगा। ये वाक्य क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहार के हैं, जिसमें हम दूसरों से विचार विनिमय करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। चौथा, व्यक्तिगत व्यवहार, पर्सनल फंक्शन, जिसमें भाषा का प्रयोग व्यक्तिगत अनुभूतियों और अर्थों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस को। जैसे 3 वाक्य देखिए, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा वाक्य, मेरे विचार से आज मोहन के घर जाना ठीक नहीं होगा। तीसरा वाक्य, आप मेरे मन की बात नहीं समझते। अन्वेषणात्मक व्यवहार, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जिसमें भाषा का प्रयोग कुछ सीखने और खोजने के लिए किया जाता है। यहाँ हम पाक कला विधि से कुछ वाक्य उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, धीमी आंच पर तलें, आटा मुलायम गूंथ लें, ठंडा होने तक ढक कर रखें। छठा, विषय बोधक व्यवहार, रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, इसमें भाषा का प्रयोग सूचनाएं संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ वाक्य देखें, अस्पताल नज़दीक है, हॉर्न न बजाएं, यहाँ से बायां रास्ता लें, सड़क बन रही है, धीमे चलें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाषा के व्यवहारिक पक्ष या उसके सामाजिक संदर्भ को देखते हुए ही भाषा संबंधी निम्नलिखित मान्यताओं को आधुनिक भाषा विज्ञान में स्वीकृति मिली है। इन पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि ये मान्यताएं प्रमुख समाज भाषाविदों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और इनकी अनेक विस्तृत व्याख्याएं भी हमें पुस्तकों में उपलब्ध हैं। नंबर 1, भाषा अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली व्यवस्था है। अर्थ का तात्पर्य यहाँ सामाजिक अर्थ से भी है या संदर्भित अर्थ से भी है, समाज संदर्भित अर्थ से भी है। नंबर 2, भाषा का मूलभूत प्रकार्य संप्रेषण और विचार विनिमय से संबद्ध है। अर्थात भाषा का मूल जो फंक्शन है वो संप्रेषण और कम्युनिकेशन है। तीसरा, भाषा की संरचना उसके संप्रेषण परक और प्रकार परक प्रयोगों को उद्घाटित करती है। पहला आपने देखा, नहीं माना जाता था, भाषा की संरचना को केवल व्याकरणिक सीमा में ही बांध कर रखा जाता था, लेकिन अब ये माना जाता है कि भाषा की संरचना उसके संप्रेषण परक कम्युनिकेटिव और प्रकार परक फंक्शनल दोनों ही प्रकार के प्रयोगों को उद्घाटित कर सकने में सक्षम है। नंबर 4, अतः भाषा की मूलभूत इकाइयाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि मात्र संरचनात्मक नहीं होती, बल्कि
प्रकार्यात्मक और संप्रेषण परक अर्थ की कोटियाँ होती हैं, जिन्हें हमने आपसे सामाजिक अर्थ या सोशल मीनिंग कहा। इसी सोशल मीनिंग का अध्ययन भाषा को सामाजिक संदर्भ में देखने वाली दृष्टि करती है। इसीलिए आज हम ये कहते हैं कि भाषा का सामाजिक संदर्भ ने भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, जैसे प्रश्न की केंद्रीयता को बदल कर रख दिया है। इस प्रश्न पर अब बल दिया जाता है कि भाषा काम कैसे करती है, हाउ द लैंग्वेज वर्क्स और एक्ट्स। भाषा कितने प्रकार के काम हमारे जीवन में, भाषा प्रयोक्ता के जीवन में करती है। आज यह प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। इस प्रश्न पर अब बहुत कम बल दिया जाता है, या व्याकरणिक अध्ययन करने वाले ही इस बात पर विचार करते हैं कि भाषा क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। जबकि भाषा को सामाजिक संदर्भ में देखने वाली दृष्टि इस बात पर काम करती है कि भाषा काम कैसे करती है, कितने संदर्भों में, परिस्थितियों में, वक्ता श्रोता के संबंधों की दृष्टि से और संप्रेषण विषय की दृष्टि से, संदेश की दृष्टि से वो कितने तरह के रूप धारण करती है और किन किन प्रयोग संदर्भों को वह सिद्ध करती है, साधती है। यह आज भाषा के सामाजिक संदर्भ का मूल विषय है और यही इस खंड का भी मूल विषय है कि वास्तव में भाषा का सामाजिक संदर्भ है क्या, इससे हमारा तात्पर्य क्या है।